हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं या फिर मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 41वीं क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज़ आप उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की ये जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमने कौन से आर्टिकल के बारे में जान लिया था। हमने आर्टिकल 33 के बारे में जाना था, आर्टिकल 34 के बारे में जाना था। तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 34 के बारे में जाना था। किसके बारे में? आर्टिकल 34 के बारे में, जो कि मार्शल लॉ से संबंधित है। ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये बताया था कि जो मार्शल लॉ है या फिर जो राष्ट्रीय आपात है, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ मार्शल लॉ लागू होता है, किस किस प्रकार से लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, और नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने आर्टिकल 34 में कवर कर ली थी। ठीक है। तो आज जो हम जानेंगे, आज हम जानेंगे आर्टिकल 35 के बारे में। तो ये भी हमने कर लिया था। ठीक है। आर्टिकल 34 भी हमने कर लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 35 के बारे में। ठीक है। तो आर्टिकल 35 को हम किस नाम से याद रख सकते हैं या किस नाम से भी जानते हैं? मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो कुछ मूल अधिकार हैं उनका प्रभाव, मतलब कुछ मूल अधिकार जो हैं, जो अब तक हमने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उनका प्रभाव जो आता है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? वो आर्टिकल 35 से संबंधित है। मतलब फंडामेंटल राइट तो बन गए सारे, हमने हमारे बन के तैयार हो गए कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है या कौन सा आर्टिकल कौन से राइट से संबंधित है। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इन आर्टिकल्स का ये जो अनुच्छेद है, इनका प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो इस तरीके से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल 35 के बारे में हम जानेंगे कि आर्टिकल 35 में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब जो हमारा अनुच्छेद 35 है, आर्टिकल 35 है, वो केवल क्या बताता है या उसमें क्या बताया गया है कि जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, उसको कुछ विशेष मूल अधिकारों को, मतलब कुछ जो विशेष प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रभाव बनाने के या प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब जो हमारे कुछ विशेष मूल अधिकार हैं, उनको और प्रभावी कौन बना सकता है? संसद अपने द्वारा कानून बनाएगी और उनको, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको और अधिक प्रभावी बना सकती है। कानून बनाने के बाद कौन? हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। तो हमारी संसद को यह अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 35 हमारी संसद को यह अधिकार देता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। अब संसद कानून बना सकती है हमारे जो कुछ फंडामेंटल राइट है उनको और प्रभावी करने के लिए, लेकिन ये राज्य की जो विधानमंडल हैं उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये केवल भारतीय संसद को, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, उसी को अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आगे है, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। अब यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था क्या सुनिश्चित करती है? यह व्यवस्था, जो व्यवस्था है आर्टिकल 35 के तहत, यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जो भारत में जो मूल अधिकार हैं और जो दंड हैं और उनके जो प्रकार हैं, उनमें क्या है? एकता है। ठीक है। इसी दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। तो इसी दिशा में ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि जो भारत के अंदर मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं या फिर दंड हैं या फिर उनके प्रकार हैं, यदि कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी तो दिया जाएगा, और किस किस प्रकार से दंड दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? इस दिशा में जो आर्टिकल 35 है उसने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, कुछ व्यवस्था की है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? वो निम्नलिखित हैं।
तो पहली व्यवस्था क्या है, संसद के पास निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। केवल संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं। संसद के पास कौन से मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा, जैसा कि आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों में, मतलब कुछ विशेष मूल अधिकार हैं जिनको और प्रभावी बनाने के लिए अधिकार प्राप्त है। तो पहला क्या है, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था, जो कि आर्टिकल 16 में हम पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 35 में सबसे पहला कौन से कानून बनाने का अधिकार है, किस पर, आर्टिकल 16 पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो किस तरीके से या उसमें किन किन चीज़ों पे, मतलब किसी राज्य, या तो कोई राज्य है, स्टेट है कोई भी, या फिर कोई भी केंद्र शासित है या यूनियन टेरिटरी, या फिर कोई स्थानीय या फिर अन्य प्राधिकरण में कोई भी अन्य प्राधिकरण है, यदि किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास से संबंधित कोई भी व्यवस्था है तो वो उसके प्रति कौन अधिकार बना सकती है या कोई कानून बना सकती है, हमारी संसद। तो जो कि आर्टिकल 16 में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदि रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, आर्टिकल 35 के तहत जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जो उसके लिए जो क्रियान्वयन, जो लिए गए जो निर्देश हैं या फिर आदेश हैं या रिट आदि हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, इनको जारी करने के लिए, इनको जारी केवल कौन कर सकता है, केवल उच्चतम न्यायालय, मतलब कि हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट, इनको छोड़कर, और जो अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको सशक्त बनाया। मतलब इनको छोड़कर और किसी को यह अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल 32 इसके बारे में बताता है। मतलब आर्टिकल 32 में जो हम चीज़ें पढ़ के आए हैं, जो चीज़ें आर्टिकल 32 में हम जितनी भी चीज़ें कवर करके आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, तीसरा क्या है, तीसरा है इसमें सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 33 में हमने पढ़ लिया था सशस्त्र बलों के बारे में। तो सशस्त्र बल हो गए, बलों या सशस्त्र बल मतलब हमारी जो सेनाएं हैं तीनों, ठीक है, जल थल और वायु, और फिर पुलिस बलों आदि के जो सदस्य हैं उनके जो मूल अधिकार पर प्रतिबंध जो लगाता है आर्टिकल 33, किस प्रकार से लगाता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि अभी परसों शायद फ्राइडे वाली क्लास में मैंने ये सारा आपको पढ़ा दिया है। आर्टिकल 33 के तहत जो बातें हैं, जो है सारा मैंने डिटेल में कवर करा दिया है, ठीक है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। सॉरी। अब जो अगला क्या है कि कोई भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी है या अन्य व्यक्ति है, उसको किसी क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो गया है तो उसके दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। तो जो कौन से आर्टिकल में कहा गया है जिसके बारे में, आर्टिकल 34 में मैंने सारा डिटेल में पढ़ा दिया है, उसमें सारा कुछ है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, दूसरी बात क्या बताई गई, दूसरी है कि संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। अब जो हमारी भारतीय संसद है, जो पार्लियामेंट है, जिसमें राज्य की विधानमंडल शामिल नहीं है, ये अधिकार राज्य की विधानमंडलों के पास नहीं है, केवल संसद के पास है। तो इसमें क्या है कि संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। मतलब जो हमारी भारतीय संसद है सॉरी, उसको क्या है कि मूल अधिकारों के तहत यदि किसी का कोई मूल अधिकार हनन होता है, कोई प्रभावित होता है किसी का भी, तो उसके तहत दंडित करने का मतलब पनिशमेंट देने के प्रति जो कानून बनाना है, तो इसका भी अधिकार किसके पास है, हमारी संसद के पास।
अब इसमें क्या क्या शामिल है? पहला अस्पृश्यता, जिसको हम अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम छुआछूत भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 17 से संबंधित है। आर्टिकल 17 मैंने सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि जो मानव तस्करी वगैरह होती है, जो कि आर्टिकल 23 से संबंधित है, तो उस के प्रति कौन कानून बनाने का किसको अधिकार है? हमारी जो संसद है, इसको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। अब कहने का मतलब ये है कि इसके अतिरिक्त जो हमें अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो सब बातें पढ़ी हैं, इसके अतिरिक्त जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। मतलब जो उपरोक्त हमारे कार्य हैं, जो हमने पढ़े हैं, तो इसके लिए मतलब इनको यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके तहत जो हमारी जो संसद है वो क्या करती है? वो कानून बनाती है। पार्लियामेंट जो है हमारी कानून बनाती है आर्टिकल 35 के तहत। क्योंकि हम आर्टिकल 35 में पढ़ रहे हैं ना कि आर्टिकल 35 में क्या है, बेशक भले ही जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें आर्टिकल 35 से क्वेश्चन ना आए, आर्टिकल 35 से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, आपको लगता होगा, लेकिन जब ज़्यादा डीप पूछेगा ना और घुमा के पूछेगा, तो ये आपको अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे है, इस तरह से संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वह ऐसे कानून बनाए। तो इस तरह जो हमारी संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके लिए अनिवार्य किया जाता है कि वो इस प्रकार के कानून बनाए। क्यों बनाए? जिससे जो हमारे जो जनता है, वो जो भारत की जनता है, उसके किसी भी जो मूल अधिकार है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, किसी प्रकार का उसके साथ कोई हनन ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। अब आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि जो उपरोक्त जो अभी हम वर्णित जितने भी वर्णित मामले हैं उनके बारे में जो हम पढ़ के आए हैं या हमने पढ़ा है, उसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि जो संविधान है, संविधान के अस्तित्व में आने के समय, मतलब जो हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब जो बातें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई गई हैं, वो जब तक प्रभावित नहीं होंगी, जब तक प्रभावित नहीं होंगी, जब तक कि मतलब कहने का ये है कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें लिख गई, वो बातें लिख गई, जब तक संसद अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उनमें कोई चेंजेस नहीं करती, तो जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गई वो प्रभाव में रहेंगी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन करके चलूँ। ओके, चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। अब इसमें ये जो उल्लेखनीय होगा या जो हम पढ़ के आए हैं, जो अनुच्छेद 35 है, वो क्या करता है कि जो संसद है, संसद के उपरोक्त विषय, जो हम अब तक उपरोक्त जो विषय पढ़ के आए हैं, पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ यद्यपि इसमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होते हैं, यानी राज्य सूची, जो कि हम राज्य सूची में पढ़ेंगे, जब हम तीनों सूचियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि संसद के पास ही सारे अधिकार हैं, संसद के पास भी हैं, लेकिन राज्य सूची के अंदर जो जो अधिकार हैं वो राज्यों के पास होते हैं, ठीक है। तो ये था कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 35, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ आई हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे?
अब हम ये पढ़ेंगे कि जो संपत्ति का जो अधिकार था, स्टार्टिंग में हमने ये जाना था कि जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में जानेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे, समझ आई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल पर से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि और चैनल को जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और डिटेल में जिससे कि डिटेल में आप अपनी जीएस पढ़ते रहें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।